Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. हम सभी को हरा देंगे, हम सभी को मार देंगे, हम हर उस व्यक्ति को लूट लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। ईश्वर आपके साथ हैं। ये शब्द 30 सितंबर 2022 को उस इवेंट में कहे गए थे जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क और डोनेत्स्क को अपने कब्जे में ले लिया था। भाषण का वीडियो वायरल हुआ, भाषण देने वाला हो गया मशहूर। इस व्यक्ति का नाम था व्लादिमीर तातार्स्की। तातार्स्की यूक्रेन पर हमले का बड़ा समर्थक ही नहीं था, वो जंग में यूक्रेन पर नरमी बरतने के लिए पुतिन की ही आलोचना करता था। वो एक मिलिट्री ब्लॉगर था जिसके टेलीग्राम पर 5 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स थे। तातार्स्की अपने इस इन्फ्लुएंस से यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था। बीते दिनों तातार्स्की पुतिन के शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के कैफे में एक इवेंट में हिस्सा लेने गया था। वहाँ एक अनजान महिला ने उसे एक मूर्ति गिफ्ट की और कुछ ही देर बाद उस मूर्ति में छिपे बम में ब्लास्ट हो गया। तातार्स्की की मृत्यु हो गई और इल्ज़ाम लग रहा है यूक्रेन पर। तो आज के शो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे व्लादिमीर तातार्स्की कौन था और उसकी हत्या क्यों हुई और क्या उसकी मौत से यूक्रेन युद्ध पर कोई फर्क पड़ेगा। ये सब जानने से पहले परिचय की रिवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। व्लादिमीर तातार्स्की का जन्म साल 1982 में यूक्रेन के डोनबास में हुआ था। उसने कोल माइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, बाद में फर्नीचर का बिजनेस भी किया, लेकिन दोनों काम उसको जमे नहीं। अब तातार्स्की के पास पैसों की तंगी होने लगी, वो काफ़ी परेशान रहने लगा और इसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान बैंक लूटने का। प्लान बना, बैंक लूटा गया और जैसा कि प्राय होता है पुलिस ने जांच की और तातार्स्की पकड़ा भी गया। इसी तरह तातार्स्की ने कोयला खदान से यूक्रेनी जेल तक की अपनी यात्रा पूरी की। तातार्स्की की कहानी में अगला मोड़ तब आया जब पूरे यूक्रेन की किस्मत ने पलटी खाई। साल 2014 रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत को अपने नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेन की सरकार तमाशा देखने से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जब रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की, गृहयुद्ध के हालात बन गए। रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास को घेरने की कोशिश की और इसी उथल पुथल के दौरान तातार्स्की जेल से फरार हो गया। बाहर आकर उसने रूस समर्थित डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक नाम के एक गुट को ज्वाइन किया। ये एक उग्रवादी गुट है जो रूस की तरफ से लड़ता है। लेकिन तातार्स्की की राह इतनी भी आसान नहीं थी। लड़ाई के दौरान उसे एक बार फिर पकड़ा गया। इस बार वो हत्थे चढ़ा था रूसियों के। दरअसल अब इस इलाके में रूस का कब्जा था, इसे कोई मान्यता नहीं मिली हुई थी, पर मैदान पर रूसी का कानून चलता था, तो रूसियों ने तातार्स्की को डाल दिया जेल में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो एक बार फिर बाहर आ गया। दरअसल उन दिनों डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के मुखिया अलेक्जेंडर ज़खरचेंको हुआ करते थे। वो पुतिन के करीबी नेताओं में से एक थे। जब तातार्स्की का मामला उनके सामने आया, उन्होंने उसे माफ़ी दी और एक बार फिर उसे डोनबास की जंग में लड़ने भेज दिया। तातार्स्की खूब लड़ा, लेकिन सिर्फ मैदान पर नहीं, उसे लिखने पढ़ने का शौक था। जब जंग खत्म हुई तो उसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया और यहीं से दुनिया को मालूम चला कि तातार्स्की नाम का कोई व्यक्ति है। ऐसा क्यों? दरअसल अब तक जिस आदमी का जिक्र हम करते आ रहे थे उसका नाम तातार्स्की था ही नहीं। उसका नाम था मैक्सिम यूरिएविच फोमिन। अब तक उस कहानी में जो घटा वो फोमिन की ही जिंदगी थी। तो फिर तातार्स्की कहाँ से आया? दरअसल फोमिन को अपने ब्लॉग के लिए कैची सा नाम चाहिए था और इसके लिए उसने प्रेरणा खोजी प्रसिद्ध रूसी व्यंग्यकार विक्टर पेलेविन के काम से। साल 1999 में जनरेशन पी नाम से पेलेविन का पहला उपन्यास शाया हुआ। इस उपन्यास में कैरेक्टर था जो एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करता था। उसका मुख्य काम था वेस्टर्न तरीके से रूस और रूसी मेंटेलिटी का बखान करना। इस कॉपीराइटर का नाम था वेविलेन तातार्स्की। इसी नायक से इंस्पायर होकर फोमिन ने ब्लॉग के लिए अपना नाम व्लादिमीर तातार्स्की रख लिया। व्लादिमीर में आप 2 और नामों को खोज सकते हैं, व्लादिमीर और लेनिन। इस तरह जन्म हुआ व्लादिमीर तातार्स्की का, जो अक्सर यूक्रेन के खिलाफ कट्टर विचार लिखता था। वो यूक्रेन को एक टेररिस्ट स्टेट कहकर संबोधित करता, यूक्रेन को रूसी ज़मीन का अभिन्न हिस्सा बताता। समय के साथ उसका ब्लॉग फेमस होने लगा,
खूब पढ़ा और शेयर किया जाने लगा। खासतौर पर आर्मी से जुड़े लोग उसकी बातें पसंद करते और इसी के चलते सैनिक अफसरों के बीच तातार्स्की का रसूख बढ़ गया। तातार्स्की ने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया। एक वक्त यहाँ उसकी बातें 5 लाख लोगों तक पहुंचती थी सिर्फ एक क्लिक पर। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर फिर हमला किया। हमले में कई बार पुतिन आगे बढ़ते दिखाई देते तो कभी यूक्रेनी सेना युद्ध में वापसी करती नजर आती। ऐसे में तातार्स्की ने एक हार्डकोर लाइन पकड़ी। उसने कहा पुतिन यूक्रेनियों के खिलाफ तेज अभियान नहीं चला रहे बल्कि उनके लिए एक सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं। रूस में या उसके प्रभाव वाले इलाकों में ऐतराज के लिए कितनी जगह है हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पुतिन के दर्जनों आलोचकों का करियर खत्म हो गया या वो किसी मामले में जेल भेज दिए गए, लेकिन तातार्स्की ने जब पुतिन की आलोचना की तो उसकी प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ। दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस अब उसकी बात सुनने लगे। मई 2022 में CNN के साथ बातचीत में उसने कहा था, मैं यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए रूसी सैन्य अभियान की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन इस युद्ध में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनकी आलोचना की जानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि रूस यूक्रेन में अपने मकसद को जरूर पूरा करेगा। सितंबर 2022 में रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों में एक तथाकथित जनमत संग्रह कराया था जिसमें लोगों से पूछा गया था कि यूक्रेन के लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद नतीजा वही आया जो रूस चाहता था। तातार्स्की ने इस पूरी घटना को जस्टिफाई किया था। उसका रसूख बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया था इसका अंदाजा दुनिया को लगा 30 सितंबर 2022 को। इस रोज पुतिन ने उन दस्तावेजों पर दस्तखत किए जिनके बाद ये इलाके रूसी कब्जे में आ गए। इसके लिए जो समारोह रखा गया था उसमें तातार्स्की को न सिर्फ दावत दी गई बल्कि उसे बोलने का मौका भी मिला। उसकी स्पीच काफी लोकप्रिय हुई थी। वही स्पीच जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। स्पीच में उसने यूक्रेनी नागरिकों को मारने की ताकीद की थी। अपने कट्टर विचारों के नतीजे में तातार्स्की को यूक्रेन में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन ने 10 सालों के लिए उसकी देश में एंट्री बैन कर दी थी। इसके बाद वहाँ उसकी जो भी संपत्ति थी जब्त कर ली गई। इन सब प्रतिबंधों के बावजूद वो टेलीग्राम और ब्लॉग पर अपने विचार बेझिझक साझा करता रहा। ये तो रही फोमिन आल्सो कॉमनली नोन एज व्लादिमीर तातार्स्की की जिंदगी की कहानी। अब उसकी मौत कैसे हुई इस पर बात करते हैं। 2 अप्रैल 2023 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैफे का मालिक पुतिन का शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन है। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला साइबर फ्रंट Z नाम का एक ग्रुप था। ये एक प्रो वॉर संगठन है। इस इवेंट में रूसी राष्ट्रवादियों की भीड़ जमा की गई थी। इवेंट में व्लादिमीर तातार्स्की को बोलने के लिए इनवाइट किया गया था। इवेंट के दौरान एक अनजान महिला ने तातार्स्की को एक मूर्ति तोहफे में दी। कुछ ही देर में वहां ब्लास्ट हुआ। आरोप है कि वो महिला यूक्रेन की जासूस थी और उसने मूर्ति में बम छिपाया हुआ था। महिला का नाम दारिया ट्रिपोवा बताया जा रहा है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक विस्फोट में कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। Шахтеры туда-сюда, вот эта скульптура, ну голова эта каска золотая. Ну что-то, и поставили ее обратно туда. И они без задней мысли, и дальше продолжили, он что-то начал дальше спрашивать. И вдруг взорвалось все, и дым. И дальше, знаете, как это, замедленные съемки. А мы сидели во второй части зала, все побежали, и мы так, надо бежать, и мы побежали. Вот. А те, кто были рядом, конечно, они уже там окровавленные убегали. Там же еще и стёк. रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्टी ने कुछ चश्मदीदों के बयान छापे हैं। एक चश्मदीद जो धमाके के वक्त कैफे में मौजूद था उसने बताया, वो महिला हमारी टेबल पर बैठी हुई थी। मैंने उसे पीछे से ही देखा था। वो अपनी कुर्सी से उठकर तातार्स्की को मूर्ति गिफ्ट करने गई और फिर खिड़की के पास दूसरी जगह बैठने चली गई। वो अपना फ़ोन हमारी टेबल पर ही भूल गई थी। उस महिला यानी कि दारिया ट्रिपोवा की उम्र 26 साल है। ट्रिपोवा को सेंट पीटर्सबर्ग के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। ये फ्लैट उसके पति के दोस्त का है। सोशल मीडिया में ट्रिपोवा का एक कथित वीडियो वायरल है जिसमें वो ब्राउन कलर का कोट पहने हुए कैफे में जाती नजर आ रही है। इस पूरी घटना में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी का नाम भी सामने आया है। रूस की एंटी टेररिज्म कमेटी ने कहा कि ये हरकत यूक्रेनियन स्पेशल सर्विस ने अंजाम दी है। यूक्रेन ने एलेक्सी के समर्थकों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। तातार्स्की की हत्या के पीछे असल में कौन है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन ये हत्या अगस्त 2022 में हुई डारिया डुगिना की हत्या की याद दिलाती है। डारिया अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी थी। अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का रासपुतिन कहा जाता है, जिन्हें वेस्टर्न मीडिया पुतिन का दिमाग बताती है और कहती है कि पुतिन जो करते या फिर कहते हैं वो डुगिन बहुत पहले लिख चुके हैं।
20 अगस्त 2022 को रूस की राजधानी मॉस्को के पास ज़खोरोव एस्टेट में आर्ट से जुड़ा एक इवेंट चल रहा था। इसमें अलेक्जेंडर डुगिन और उनकी बेटी डारिया डुगिना दोनों हिस्सा लेने आए हुए थे। शाम में उन्हें वापस लौटना था। तय प्लान के मुताबिक डुगिन को डारिया के साथ ही जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर अपना मन बदल लिया। डुगिन ने अपनी कार डारिया के हवाले कर दी। बोले, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। डारिया कार लेकर निकली और रास्ते में उसकी कार में लगा बम फट गया। डारिया की मौके पर ही मौत हो गई। उसी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो डुगिन के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने कहा था कि इस धमाके की प्लानिंग सोच समझकर की गई थी। बम को रिमोट के जरिए डेटोनेट किया गया था। चूंकि कार डुगिन के नाम पर थी, इसलिए माना जा रहा था कि हमला उन्हें निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन प्लान चेंज होने के कारण डुगिन बच गए। डारिया डुगिना की हत्या की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डारिया डुगिना और व्लादिमीर तातार्स्की की हत्या में एक पैटर्न दिखाई देता है। दोनों को धमाके में मारा गया। दोनों यूक्रेन की जंग के समर्थक थे और दोनों की हत्या के आरोप यूक्रेन पर लगे। क्या इसके पीछे वाकई यूक्रेन की साजिश है? इस सवाल का जवाब हमने जाना एक्सपर्ट से। सुनिए। आप इन 2 हत्याओं के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं और जाहिर है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो यही दिया जाएगा कि शायद ये यूक्रेन के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फिर इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का आना कि ये यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस का काम है एटसेट्रा, ये हो सकता है। तो देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी जरूर है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ और भी शेड्स हैं जिनके बारे में बात आमतौर पर नहीं होती। वो ये कि जिनके बारे में भी बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन मिलिट्री ब्लॉगर के बारे में बात हो रही है जिनकी डेथ हुई अभी कल सेंट पीटर्सबर्ग में कैफे में, जिनका असली नाम असल में मैक्सिम फोमिन है। एक आध बात जो ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूक्रेन के पास इस लेवल का पेनिट्रेशन होगा रशिया में, और वो भी वागनर ग्रुप का और वागनर्स का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर। मुझे लगता अगर ऐसा है तो फिर यूक्रेन वाकई बहुत शक्तिशाली है। तो मुझे ये आइडिया बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता। हाँ, मैं इसको डिबंक नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी नजर में यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस के पास या यूक्रेन के सेना के पास या इनके पास अगर इस तरह के कैपेसिटीज हैं कि वो बिल्कुल वागनर के गढ़ में जाकर और उनके इतने एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही जो एक वॉर मॉन्गरिंग पर्सनैलिटी है, मिलिट्री ब्लॉगर है, उनके तमाम बहुत सारे फॉलोअर्स, तकरीबन 5.5-6 लाख फॉलोअर्स इनके रहे हैं टेलीग्राम पे फोमिन के। तो ये बात मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगती है अग्री करने में। एक बात और भी है जिससे हमें पता चलता है कि ये बात कॉम्प्लिकेटेड है साजिद, वो ये कि फोमिन जो है बेसिकली डेफिनेटली यूक्रेन के तो बहुत बड़े ये क्रिटिक रहे हैं और यूक्रेन को लेकर इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसके वजह से आज की डेट में हम ये कहते हैं कि ये यूक्रेन की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को बहुत सारी, मैं कहूंगी कि अभद्र भाषा से लेकर और हर तरह की टिप्पणियां यूक्रेन की जनता, यूक्रेन के राष्ट्र के बारे में डेफिनेटली करी हैं। लेकिन साथ ही बीच में इधर से जो हो रहा था वो ये हो रहा था साजिद, जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो लगातार रशिया की मिलिट्री और रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में उभर रहे थे। और ये एक पैटर्न ऐसे देखने में आता है साजिद कि स्पेशली अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि बाखमुट में जो हो रहा है, और बाखमुट में एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा हुआ है यूक्रेन ने और रशिया का ऑफेंसिव है, और बेसिकली बाखमुट एक छोटा सा टाउन है जिसको जीतने की होड़ वहां पे लगी हुई है और 1 साल से वहां पे लड़ाई चल रही है और अभी भी उसका कोई निर्णायक मोड़ नहीं निकला है। तो इस लड़ाई में एक वागनर ग्रुप का नाम बार बार आता है जो एक तरह से पैरामिलिट्री ग्रुप है रशिया का। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस मर्डर के चारों तरफ आ रही हैं उसमें डेफिनेटली एक जो सबसे आसान है वो तो ये कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस, इसके पहले आपने दुगीना का मुझे एग्जांपल दिया और दुगीना को भी इसी तरह से कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था, तो मैं इससे डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन एज अ रिसर्चर और अगर मैं इसके और भी पक्षों को देखूं तो मुझे रियली लगता है कि सेंट पीटर्सबर्ग में वागनर के गढ़ में जाकर इस तरह से इतनी आसानी से उनके एक इतने प्रोमिनेंट मिलिट्री ब्लॉगर को इस तरह से, जो कि आप ये समझे कि जिनका डीप कनेक्शंस ना केवल वागनर ग्रुप से है बल्कि डोनेस्क का जो पीपल्स रिपब्लिक है, मतलब जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहां पर भी है और भी बहुत सारे रशियन नेशनलिस्ट से भी है। तो ये बात अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत एम्बिशियस लगती है और मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि यूक्रेन के पास इस लेवल की क्षमता है। अगर है तो फिर तो सच में डरने वाली बात है। तातार्स्की की मौत से रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा
पड़ेगा? क्या उनका रूस और इस पूरी जंग में इतना प्रभाव था कि इससे फर्क पड़े? ये एक ब्लॉगर थे और ये वॉर के बाद से ही लगातार यूक्रेन की सिचुएशन को फॉलो कर रहे थे और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 5.5-6 लाख इनके फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर मिलिट्री ब्लॉगर्स के साथ ये डिस्कशन अक्सर करते रहते थे। तो देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि अब ये हत्या जिस भी वजह से हुई हो, ये जरूर ये है कि रूस इसमें से पूरी कोशिश करेगा। आई थिंक आपने जो स्पोक्स पर्सन, जो रशियन स्पोक्स पर्सन का आपने वो भी देखा, जो वक्तव्य आया वो ये भी देखा कि उन्होंने किस तरह से यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है इसके लिए। तो मेरे समझ से ये इस घटना का जो एक तरह का पॉलिटिकल माइलेज है, एक तरीके का जो इस सिचुएशन में जो माइलेज लिया जा सकता है उसको लेने की कोशिश जरूर करी जाएगी। और इससे युद्ध पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, युद्ध पे इस पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच बात यह है कि इस तरह के मिलिट्री, ये इतने रेलिवेंट मिलिट्री ब्लॉगर्स नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ कि यूक्रेन को इनको मारने के लिए इतना ज्यादा कुछ हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक्चुअली ये इतना बड़ा इनका कोई फिगर नहीं था कि इनको मारने के लिए यूक्रेन अपनी पूरी सीक्रेट सर्विस को इतना एक्टिवेट करते। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है वो यही कि ये कहीं ना कहीं क्रेमलिन और वागनर के बीच का, मतलब जो ऑफिशियल जो रशियन जो आर्म्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं और वागनर के बीच का जो है जो फ्रैक्चर है, उसका मुझे कहीं ना कहीं ये एक फॉल आउट नजर आता है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी का हाथ है। इसमें कितनी सच्चाई है, सुनिए। अलेक्सी नावाल्नी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत दिनों से क्रिटिक रहे हैं और वो लगातार रूस में और डेमोक्रेटाइज करने की उसको बात करते हैं। लेकिन देखिए, ये भी सच है कि अलेक्सी नावाल्नी को तो खुद ही पॉइजन हो चुके हैं वो, और वो जर्मनी में बेसिकली है, क्योंकि अगर वो रूस में रहेंगे तो उनकी जान को खतरा है और इस चीज को बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं। मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कि ये कोई ऐसी ही हत्या नहीं है जो सड़क चलते या राह चलते किसी की हो गई हो, बल्कि ये वागनर के गढ़ में, सेंट पीटर्सबर्ग में, और एक ऐसे प्रोग्राम के दौरान हुई है जिसको प्रिगोजिन ही जिसको अरेंज करे थे, वो उन्हीं का कैफे था। तो ये बात मुझे थोड़ी फार फेच्ड लगती है कि अलेक्सी नावाल्नी, जो रूस में है भी नहीं, रूस से बाहर है, और जिनकी खुद ही आप मतलब हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी, मतलब इस सारे पॉइजनिंग और इन सारी चीजों के बाद, तो मुझे ये बात अपने आप में उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती कि वो इनके पास इतनी क्षमता होगी कि वो एक्चुअली इस तरह के इतने पॉपुलर मिलिट्री ब्लॉगर को इस तरह से मार सकते हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।